तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि डीसी कई चीज़ों में आगे रहने के बावजूद भी सिनेमैटिक रेस में मार्वल से पीछे क्यों है। और ये बहुत हैरानी की बात है। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो, एंटमैन और वुल्वरीन जैसे बड़े कैरेक्टर्स जिनकी ज़बरदस्त मूवीज़ और उनके भी सीक्वल्स ने इन कैरेक्टर्स को फैंस का फेवरेट बना दिया। वहीं आपको शायद पता भी नहीं होगा, पर जिन डीसी कैरेक्टर्स से इन कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन लिया गया है उन कैरेक्टर्स की डीसी मूवी में अभी तक चर्चा भी नहीं हुई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर फेट, जो कि इस साल आने वाली ब्लैक एडम मूवी में दिखने वाले हैं। पर इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी का सीक्वल भी आने वाला है, वही ब्लैक एडम मूवी से पहले। तो दोस्तों आपका स्वागत है मार्वल वर्सेस डीसी के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स ओरिजिनल कैरेक्टर्स से पहले आकर सिनेमैटिक यूनिवर्स में धूम मचा रहे हैं। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके फेवरेट कैरेक्टर या किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को बुरा भला नहीं बोलने जा रहा, बल्कि ये वीडियो बहुत डिटेल एनालिसिस है कैरेक्टर्स के पहले पब्लिश होने के बावजूद भी उनकी लेट सिनेमैटिक यूनिवर्स की एंट्री के बारे में। कैरेक्टर्स मार्वल ने भी कॉपी किए हैं डीसी के, कैरेक्टर्स डीसी ने भी कॉपी किए हैं मार्वल के। बस प्रॉब्लम डीसी के लिए ये हुई कि मार्वल ने डीसी के कॉपी किए हुए कैरेक्टर्स को सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत पहले उतार दिया, और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में इन कॉपीड, मेरा मतलब है कि इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स को सुपर हीरो फैंस ज़्यादा पसंद करने लगे। यहाँ एग्जाम्पल्स बड़े हैं और लिस्ट लंबी है, और मैं कोई डिटेल नहीं छोड़ना चाहता। डॉक्टर फेट को डीसी कॉमिक्स के शुरुआती सालों में इंट्रोड्यूस किया गया, जब डीसी कॉमिक्स को मोर फन कॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा मई 1940 में, जबकि मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स में सबसे पहले दिखे स्ट्रेंज डेज जुलाई 1963 में। ब्लैक विडो इंस्पायर्ड है ब्लैक कैनरी से, जहां ब्लैक कैनरी सबसे पहले दिखी फ्लैश कॉमिक्स 1947 में, वहीं ब्लैक विडो सबसे पहले दिखी 1964 में। कैप्टन अमेरिका का साइडकिक बकी इंस्पायर्ड है बैटमैन के साइडकिक रॉबिन से, जहां रॉबिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 1940 में और बकी को उसके एक साल बाद 1941 में इंट्रोड्यूस किया गया। फैल्कन इंस्पायर्ड है हॉकमैन से, जहां हॉकमैन ने अपना डेब्यू किया 1940 में और फैल्कन ने डेब्यू किया 1969 में। एंटमैन इंस्पायर्ड है एटम से, पर एटम कॉमिक्स में दिखा 1961 में, जबकि एंटमैन इसके एक साल बाद दिखा 1962 में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि लिस्ट लंबी है। मिस्टर फैंटास्टिक इंस्पायर्ड है प्लास्टिक मैन से, विजन इंस्पायर्ड है रेड टोर्नेडो से, हॉकाई इंस्पायर्ड है ग्रीन एरो से, वुल्वरीन टिम्बरवुल्फ से, थैनोस डार्कसाइड से, हल्क सोलोमन ग्रंडी से, डेडपूल डेथस्ट्रोक से और क्विकसिल्वर फ्लैश से। अब सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट का एग्जाम्पल लिया जाए तो नॉर्मल फैंस डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। अब अगर वो वैसा ही कैरेक्टर देखेंगे जिसका काम है अपनी रियलिटी को बाहर के थ्रेट से बचाए रखना, तो उन्हें सीधा लगेगा कि डॉक्टर फेट का कॉन्सेप्ट डीसी ने मार्वल से चुराया है। ये सेम सिनेरियो हमने विटनेस किया था 2017 में। वंडर वुमन को देखकर फैंस ने मुझे मैसेज में कहा कि वंडर वुमन का कैरेक्टर कॉन्सेप्ट थॉर और ब्लैक पैंथर का मिक्सचर है, थॉर के गॉड होने वाला पार्ट और थेमिस्केरा का वकांडा की तरह छुपे रहने का। जबकि वंडर वुमन कॉमिक्स में सबसे पहले दिखी 1941 में और थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री में दिखा 1962 में और ब्लैक पैंथर दिखा था 1966 में। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज ज़्यादातर सुपर हीरो फैंस कॉमिक्स से थोड़े से दूर हैं, खासकर हम इंडियन सुपर हीरो फैंस जिन्हें मार्वल और डीसी कॉमिक्स आसानी से नहीं मिल पाती। पर डीसी, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की रेस में ऑलरेडी पीछे चल रहा है, वो इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स के पहले दिखने की वजह से और परेशानी में आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक और बड़ा एग्जाम्पल है डार्कसाइड और थैनोस। डार्कसाइड कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा 1970 में, जबकि थैनोस कॉमिक्स में दिखा 1973 में। मार्वल ने 3 फेज लगाए इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को सबसे बड़ा शोडाउन दिखाने के लिए। थैनोस यहाँ सबसे बड़ा विलन कहलाया और उसकी एंट्री से ही फैंस समझ गए कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एवेंजर्स के लिए। लेकिन थैनोस इंस्पायर्ड है डीसी के डार्कसाइड से, जिसकी ओरिजिन, उसका पावर लेवल और उसकी एंटी लाइफ इक्वेशन की भूख उसे थैनोस से कई गुना ज़्यादा बेटर विलन बनाते हैं। और जैक स्नाइडर ये बात जानते थे, इसीलिए वो उसे 2017 में ही फैंस को दिखाना चाहते थे। लेकिन वार्नर मीडिया उनके विजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उन्होंने एक सिंपल स्टोरी के साथ सेटल करने का फैसला किया। और एक बार फिर 2018 में मार्वल स्टूडियोज ने थैनोस को डार्कसाइड से पहले एक्शन में दिखा दिया। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की रेस में मार्वल की प्लानिंग के साथ साथ लक भी बहुत मजबूत रहा है। फॉक्स और सोनी को कैरेक्टर्स बेचने के बाद मार्वल कॉमिक्स की उनसे डील थी कि अगर ये कंपनीज हर 3 से 5 साल में इन कैरेक्टर्स पर मूवी नहीं बना पाएंगी तो इन कैरेक्टर के राइट्स मार्वल के पास वापस आ जाएंगे। और इसी डील ने सोनी और फॉक्स को कहीं ना कहीं मजबूर किया कंटिन्यूअस सुपर हीरो मूवीज देने के लिए,
जिससे मार्वल के अलग अलग कैरेक्टर्स मूवी गोइंग ऑडियंस के लिए रेलेवेंट रहे, जबकि डीसी कभी ऐसी कोई डील रख ही नहीं पाया। वार्नर ब्रोस डीसी को नहीं, बल्कि वार्नर ब्रोस की पेरेंट कंपनी ने डीसी की पेरेंट कंपनी नेशनल पीरियोडिकल पब्लिकेशंस को ही एक्वायर कर लिया था। प्लस अब वार्नर ब्रोस यानी कि वार्नर मीडिया और डिस्कवरी कंबाइन हो चुके हैं। पर फिर भी कोई ऐसी डील नहीं है जो कि इस कंपनी को मजबूर करे सुपर हीरो मूवीज लाने के लिए, बल्कि ये नया मर्जर HBO मैक्स कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेगा और मूवीज पर कम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे एवेंजर्स मूवीज के फ्रेम पोस्टर्स का कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही फ्रेम पोस्टर्स चाहिए तो आप frameposters.in पर जाकर ये सेम फ्रेम्स या दूसरे सुपर हीरो मूवीज की ऑसम क्वालिटी फ्रेम्स ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास बैटमैन के DC फैंडम पोस्टर का भी फ्रेम है। तो अभी तक आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे और ये प्रॉब्लम दोनों साइड चल सकती है। डीसी ने फीमेल लेड सुपर हीरो मूवी वंडर वुमन मार्वल से पहले लॉन्च कर दी, जिसके लिए कैप्टन मार्वल को हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, जिसे मार्वल ने ब्लैक विडो से पहले लाने का फैसला किया था। एक्वामैन का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वामैन मूवी सक्सेसफुल रही, उसने डीसी को $1 बिलियन की कमाई करके भी दी, पर डीसी का एक्वामैन इंस्पायर्ड था मार्वल के नेमर द सबमरीनर से। नेमर कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा था 1939 में, जबकि एक्वामैन दिखा 1941 में। अब इस साल एक्वामैन 2 भी रिलीज होने वाली है, जबकि नेमर मार्वल मूवीज में कब दिखेगा ये बात कोई नहीं जानता। डीसी न्यू गॉड्स को भी पहले लाने वाला था, पर उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह स्क्रैप कर दिया गया और उन्हीं से इंस्पायर्ड एटर्नल्स को मार्वल ने 2021 में रिलीज कर दिया। तो न्यू गॉड्स और एटर्नल्स से दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स समझ रहे हैं कि जो कंपनी किसी पर्टिकुलर सुपर हीरो जॉनरा को पहले लॉन्च कर देगा, फैंस उसी को मेन मानकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आने वाले पर फोकस कम किया जा सकता है, जहां वो क्रिटिसिज्म का शिकार भी हो सकते हैं। अब डीसी और मार्वल के पास सुपरनैचुरल कैटेगरी बाकी है, जहां डीसी अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में रेवन, जटाना, कॉन्स्टेंटिन और ट्राइगन जैसे कैरेक्टर्स को मार्वल के मून नाइट, कैप्टन ब्रिटेन और ब्लेड जैसे कैरेक्टर्स से पहले लॉन्च कर देगा, तो उस कैटेगरी में वो आगे निकल सकता है। प्लस ये कैरेक्टर्स है भी बहुत रिच। हालांकि मार्वल एक हल्के नोट पर स्कारलेट विच और अगाथा हार्कनेस के साथ इस जॉनरा को शुरू कर चुका है, जिसका ज़्यादा बेहतर लुक हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकता है। अगर वो मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपरनैचुरल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेगी तो। अभी स्पीडस्टर कैटेगरी भी बाकी है, जहां फैंस के बीच फ्लैश की पॉपुलैरिटी क्विकसिल्वर से भी ज़्यादा है, और इस जॉनरा में डीसी अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा आने वाली फ्लैश मूवी के साथ। आर्मर्ड सुपर हीरो में मार्वल का आयरन मैन बहुत लंबी छाप फैंस पर छोड़ ही चुका है, पर फिलहाल आयरन मैन के ना होते हुए डीसी में बैटमैन अपने आर्मर्स के साथ इस कैटेगरी पर पकड़ बना सकता है। बैटमैन थ्रिलर जॉनरा को भी रूल करेगा इस साल आ रही द बैटमैन के साथ। सुपर विलेंस में डीसी जोकर के साथ धूम मचा चुका है और अब ब्लैक एडम इस जॉनरा में डीसी को और पावरफुल बनाएगा। टीनेज सुपर हीरो के जॉनरा में मार्वल का स्पाइडरमैन बहुत टाइम से रूल कर रहा है और रिसेंटली सामने आए नो वे होम के साथ ये कैटेगरी अभी भी मार्वल के हाथों में ही है। हालांकि ब्लू बीटल मूवी इस जॉनरा में डीसी को थोड़ा सा पुश प्रोवाइड कर सकता है, बस यहाँ एग्जीक्यूशन कॉमिक एक्यूरेट होगा तभी मजा आएगा। अभी सुपर हीरो कॉर्प्स में ग्रीन लैंटर्न अगर पहले आ जाते हैं तो डीसी इस जॉनरा को भी आराम से रूल कर सकता है और यहाँ भी एग्जीक्यूशन ही देखा जाएगा। पर अगर मार्वल ने नोवा कॉर्प्स पर मूवी या डिज्नी प्लस सीरीज पहले लॉन्च कर दी तो मामला मार्वल की तरफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये जरूरी नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर ओरिजिनल था और कौन सा इंस्पायर्ड। जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर हीरोज को पहले दिखा दिया गया, वहीं उसके उस जॉनरा को रूल करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये थी वीडियो मार्वल वर्सेस डीसी के बारे में कि कैसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स किसी भी पर्टिकुलर टाइप के सुपर हीरो को पहले लॉन्च करके उससे इंस्पायर्ड या उसी की इंस्पिरेशन को पीछे छोड़ सकता है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों डीसी कॉमिक्स किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है, तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।